देखो बच्चों, आज का ये जो टॉपिक होगा हमारा, होमोनिम्स होते हैं कुछ आपके, है ना। एसएससी बैंक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। वैसे भी इससे सवाल आते हैं, मतलब इट्स ए पार्ट ऑफ वोकेबलरी। आप जब बातचीत करते हो वोकेबलरी के बारे में तो कुछ इंग्लिश में ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी स्पेलिंग जो है वो सेम से तुम्हें नज़र आती है ना। उनका मतलब भी सेम होता है कई बार तो, और कई बार मतलब उनका क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है ना। तो अपने को ऐसे कुछ वर्ड्स के बारे में बात करनी है। अपना डमी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट चल रहा था, यूज ऑफ इट, अभी मैंने स्किप किया है कुछ सोच समझ के किया है ना। देर का बारे में पढ़ लिया था अपन ने। अब उससे आगे की ये जो कहानी है इसमें अपने को थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये मान के चलिए कि आपके जो सवाल गलत होते हैं ना, वही इसकी इम्पोर्टेंस है। यानी यहाँ से सवाल का सही होना, जिस बच्चे का सही हो जाता है वो कईयों से आगे हो जाता है ना। और इसका यूज जो है वो आपका क्लॉज टेस्ट वगैरह में भी काफ़ी अच्छे से इससे पूछा जाता है। अब इसको पढ़ाने के कई अलग अलग तरीके भी होते हैं, है ना। कुछ लोग इसको डायरेक्टली याद करवाने की कोशिश करते हैं, कुछ इसको इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, यानी इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्ट कराता है और हिंदी का इंग्लिश का हिंदी में और हिंदी का इंग्लिश में। हमने जो इसका टाइप बनाया है वो अपन इसको एरर टाइप में पढ़ेंगे। मतलब आपके पास जो सवाल होंगे, करेक्ट द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कुछ सेंटेंस आपके सामने होंगे और उन सेंटेंसेस में अपन क्या निकालेंगे, एरर फाइंड करेंगे। यानी हमारे पास जो शब्द दिया गया होगा वो क्या होगा, गलत होगा। समझ गए मेरी बात को। अब सवाल को अगर सीखना है तो कोई तो अपने को उसका तरीका बनाना पड़ेगा ना, चाहे आप फिलर बना लो या फिर आप एरर्स बना लो, है ना, या फिर आप जम्बल्ड उसको कर दो। कुछ भी तरीका हो सकता है ना। तो हमारा जो इसमें मेथड रहेगा वो, हम इसको कुछ मिस्टेक्स होंगी और उन मिस्टेक्स को क्या करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जैसे ये आपके सामने एक पहला सवाल है, पहले तुम अपना तुक्का लगाओ इस सवाल में क्या गलती हो सकती है। क्या, अगर कौन से पार्ट में, अलग अलग पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। ए पार्ट है, उसके बाद में बी है ना, सी पार्ट है और डी पार्ट। इसमें कौन से पार्ट में समस्या हो सकती है, एक बार आप बताओ मुझे, क्या दिक्कत हो सकती है इसमें, बताओ। बोलो, ए पार्ट में क्या दिक्कत है, क्या आएगा। नहीं नहीं, वुड है ना बेटा, वुड के बाद में, मॉडल के बाद में हमेशा बेस फॉर्म आती है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बी पार्ट में क्या दिक्कत है, बी पार्ट में, देखो आप समझना मेरी बात, अच्छी बात है आपने ट्राई किया इसको। दो शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। चलो, एक तो होता है आपके पास शब्द HOARD, ठीक है। और एक शब्द आपके पास होता है HORDE। समझ गए मेरी बात। ऊपर जो तुम्हारे पास शब्द लिखा है इनमें से कौन सा है, HOARD, चॉकलेट कुकीज, हॉर्ड ऑफ चॉकलेट कुकीज। इसका मतलब दोनों का ही मतलब कलेक्शन होता है। इसका मतलब भी क्या होता है, कलेक्शन होता है। और इसका मतलब भी क्या होता है, दोनों का मतलब कलेक्शन है। अगर आप इसको देसी भाषा में बोलोगे, हिंदी में अगर आप इसके बारे में जानकारी लोगे तो बंडल आप बता सकते हैं। किताबों का ढेर होता है ना, बंडल कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का बंडल हो सकता है ना। तो उसका अपन क्या बोलते हैं, होर्ड बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। अब इसका मतलब भी कलेक्शन है और इसका मतलब भी कलेक्शन है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, हम जब ऑफ के सारे किसी भी नाउन का पोजीशन दिखाते हैं या सिलेक्शन दिखाते हैं, तो ऑफ से पहले भी नाउन होता है और ऑफ के बाद भी नाउन होता है। ऐसा ही तो लिखते हैं, जैसे अपन ने लिखा रमन्स फादर है, तो द फादर ऑफ रमन, इसमें फादर इज ऑल्सो ए नाउन एंड रमन दोनों नाउन है ना। और एक दूसरे पे पोजीशन किससे शो हो रहा है, ऑफ से शो हो रहा है। जैसे मैं लिखूं वन ऑफ द माई फेवरेट टीचर्स, तो मेरे फेवरेट टीचर्स में से एक फलाना है। तो आप इसमें भी क्या यूज कर रहे हो, दोनों तरफ नाउन यूज कर रहे हो।
अब इसका मतलब इसमें दोनों नाउन नहीं है, इन दोनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, फर्क है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्क क्या है दोनों में? यहाँ जो तुम्हें होल्ड लिखा पड़ा है HOARD, ये वर्ब होता है। ये क्या होता है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन होता है। समझ गए मेरी बात? तो अब तुम्हें एरर भी पता चल गया होगा। बोले सर ऑफ के बाद में या ऑफ से पहले दोनों तरफ कौन होता है? नाउन होता है। लेकिन हमारे को यहाँ क्या दे रखा है अगले ने? वर्ब दे रखी है, तो वर्ब की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मीनिंग दोनों का क्या है? सेम है। तो यहाँ HOARD नहीं, कौन आएगा? HORTE। समझ गए मेरी बात को? कर पाओगे? चलिए, अब इनको याद कैसे करोगे? याद करने का एक ही तरीका है, बार बार रिवीजन। कोई फर्जी पढ़ा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि इसको इसके सारे याद कर लो। सारे से कभी याद चीजें होती नहीं है, बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको याद करना पड़ेगा खुद को ही। बार बार इनको रिवाइज करोगे, चीजें याद हो जाएंगी। ट्रिक बनाने को कुछ भी बना लो, हो अल्लाह, हो अल्लाह, जो मर्जी करते रहो, जितना मर्जी करते रहो। एक बार तो ऐसा लगेगा ठीक है, लेकिन थोड़े दिनों बाद में वापस मामला साफ हो जाएगा। ठीक है ना? लिख लो इसको, ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। ऊपर ही ऊपर ये डालना है, उसके बाद में ये दोनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना है, फिर उसका करेक्शन करना है। हिंदी में बताऊंगा नहीं एक भी सेंटेंस की। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी क्यों पढ़ें? टेलीग्राम पे हर रोज शाम को स्टैटिक जीके के मैं कुछ सवाल डालूंगा, और तुम सबको वो याद होने चाहिए। कम से कम SSC वाले जो बच्चे बैठे हैं उनके तो। हाँ, क्यों नहीं हो सकते? एक वीक में, 7 दिन में। हाँ, ये मान के चलो उसमें से 12-13 क्वेश्चन जो के जो आएंगे पेपर में। हो गया? बढ़ जाए आगे। चलिए, समझ में आ गया पहला? चलो, दूसरे में पहले तुम अपना तुक्का लगाओ। ये जो सवाल है ये अभी पूछा गया था रिसेंटली SSC में। क्या आएगा ए पार्ट में? क्या समस्या है ए पार्ट में? कैनवास, वेरी गुड। अब मेरी बात को समझना, सुनना। अच्छी बात यह है कि तुमने आंसर बता पा रहे हो, मीनिंग पता हो या ना हो कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है। अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। एक तो होता है CANVAS और एक होता है CANVASS। दोनों कैनवस है ना? और दोनों का अपना अपना मीनिंग है। ऊपर वाला जो ये आप कैनवास की बात करते हो, ये होता है रफ। ए क्यों लगाएंगे जब मटेरियल ये तो ए नहीं आएगा? क्या लिख दोगे? रफ मटेरियल होता है। यानी एक रफ मटेरियल है जिससे सारे आप कोई दूसरी चीज भी, कैनवास के जूते भी आते हैं ना, बैग भी आता है, वॉचेस भी बनी लगती है, बेल्ट वगैरह भी आने लग गया, कोई भी चीज आप बना सकते हो। तो जिस चीज से आप कोई दूसरी चीज बना सकते हो वो कैसा नाउन होता है? मटेरियल नाउन होता है। तो ये जो जिसमें सिंगल एस होता है वो तो क्या होता है आपका? मटेरियल नाउन होता है। रफ मटेरियल होता है जिसके सारे आप कोई दूसरी चीज बना सकते हैं। लेकिन ये जो होता है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, टू सॉलिसिट फॉर वॉट्स, लेकिन देखा जरूर है। सुना है कि नहीं सुना, लेकिन देखा जरूर है ना? पैर पड़ते देखा है ना नेताओं को? अब की बार चुनाव में हमें जिता देना,
तो वोट के लिए भीख मांगना या वोट मांगना किसी से, उसे क्या कहा जाता है? CANVA, कैनवस। समझ गए ना मेरी बात को? चलो, अब इसमें जो सेंटेंस है, सम आर्टिस्ट प्रीफर एन ओपन कैनवस वाइल अदर्स प्रीफर द हार्डनेस, यानी कुछ आर्टिस्ट जो है वो सॉफ्ट या ओपन कैनवस को यूज करते हैं और कोई हार्ड। अब कैनवस क्या है? कौन सा आर्टिस्ट की बात हो रही है जिसके ऊपर आप पेंटिंग बनाते हो, है ना? तो कुछ तो सॉफ्ट को प्रीफरेंस देते हैं और कुछ हार्ड को प्रीफरेंस देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ वोट मांगने का कोई मीनिंग है क्या? डू यू हैव एनी मीनिंग? इसका है कोई मतलब? कोई मतलब नहीं है। बोले सर वोटिंग का तो कोई लेना देना नहीं है, वोट मांगने का तो कोई लेना देना ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ CANVASS नहीं आएगा। तो क्या आएगा सर? CANVA। ये यहाँ रफ मटेरियल की बात कर रहा है, वॉट्स की कोई बातचीत नहीं हो रही है। लिख लीजिए। क्लास शुरू होने के बाद मैं अलाउ नहीं करूँगा। हो गया क्या? चलिए, तीसरा सवाल ये, करिए कोशिश इसको करने की। इट वुड बी बेस्ट इफ वी लेट एन अनइंटरेस्टेड पार्टी डिसाइड ओवर मैटर। है क्या? डिसाइड? डिसाइड तो सही है ना, एस क्यों आएगा? डिसाइड तो सही है, डिसाइड वर्ब है ना। लेट, लेट क्यों? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, कोई समस्या नहीं है। इफ यू लेट एन, वी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है। एन इंटरेस्टेड तो क्या होगा इसकी जगह? बच्चों समझना है मेरी बात को। एक तो आपने ये वर्ड देखा है जो अभी आपके सामने लिखा है, क्या लिख रखा है? एन, एन इंटरेस्टेड, है ना? और एक शब्द होता है आपके पास, कई जगह आप लोगों ने देखा होगा, डिसइंटरेस्टेड। और इन दोनों पे लोगों ने काफी ज्ञान भी दिया है कि ये डिसइंटरेस्टेड नहीं होता, अनइंटरेस्टेड होता है, ये वो फलान सिंह दिक्कत सिंह, सब बकवासबाजी है, दोनों सही है, गलत कोई सा भी नहीं है। मीनिंग दोनों का क्या है? अलग अलग है। कैसे? समझिएगा मेरी बात को। अनइंटरेस्टेड का मतलब है हैविंग नो इंटरेस्ट, हैविंग इंटरेस्ट, यानी किसी चीज में रुचि ना दिखाना, पढ़ाई में रुचि ना दिखाना, खेलने में रुचि ना दिखाना, खाने में रुचि ना दिखाना, ज़्यादा यारी दोस्ती में बिलीव नहीं करना, उसमें कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखाना। इस तरीके की बातें होती रहती है ना, अपन करते रहते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बोलते हो ऐसा। तो वो वाला जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका? अनइंटरेस्टेड होता है, हैविंग नो इंटरेस्ट, यानी किसी चीज़ में रुचि ना रखना। समझ रहे हो मेरी बात? अब बात को समझिएगा। कई बार क्या होता है कि दो पार्टियां हैं, एक मोनू है, दूसरा सोनू है, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, सिर फोड़ लिया एक दूसरे का इन्होंने। अब इनके बीच में समझौता तो करवाना पड़ेगा ना, अब समझौता आपस में तो करेंगे नहीं,
कि दोनों तो खुद को सही मानते हैं ना, दोनों तो क्या है, इंसान कभी खुद की गलती मानेगा नहीं, है ना। बोले कि मैं तो रास्ते से जा रहा था और मुझे कांटा चुभ गया। क्या मतलब, जो एफर्ट्स डाले थे चुभने के लिए किसने डाले थे? कांटे ने डाले थे। कांटा तुम्हारे पास आया था, साहब चुभ जाऊं थोड़ा सा, थोड़ा सा चुभने दो ना। आप ही के लिए तो मैं इंतजार कर रहा था, कितने दिनों से प्लानिंग कर रहा था, है ना। ऐसा नहीं मानेगा कि मैंने कांटे के ऊपर पैर रखा है, नहीं, कांटा मेरे पास आया है। तो इंसान की गलती कभी होती ही नहीं है। तो ना तो सोनू मानेगा ना मोनू मानेगा। तो ये किसी तीसरे कैंडिडेट के पास जाएंगे, चिंटू। अभी हमारा चिंटू जो है वो एक नंबर का चिंदी चोर आदमी है ना। ये कहेगा मेरे को क्या लेना देना है? फिर तुमने फोड़ा है, भाड़ में जाओ तुम, है ना। इसका मतलब मैं किसका पक्ष लूंगा? मेरे को तो कल तेरी भी जरूरत पड़ जाएगी और इसकी भी जरूरत पड़ जाएगी, समझ लो, समझना है तो भाड़ में जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। यानी जब आप अनबायस्ड होते हो किसी चीज को लेकर के, क्या होते हो? अनबायस्ड। अनबायस्ड यानी किसी भी का, किसी एक का भी पक्ष ना लेना। बायस का मतलब होता है पक्षपात करना, है ना। और अनबायस्ड का मतलब किसी का पक्ष ना लेना। तो ऐसा जो मीनिंग आएगा वो कौन दिखाएगा? डिसइंटरेस्टेड। और अगर आपकी किसी चीज में रुचि नहीं होगी तो उसे कौन दिखाएगा? अनइंटरेस्टेड। समझ गए ना मेरी बात को? चलिए, अब जो सवाल है अपना, इफ यू लेट एन अनइंटरेस्टेड पार्टी डिसाइड और मैटर। अब इसका मतलब डिसीजन देना है, डिसाइड करना है, किसी पार्टी को डिसाइड करना है। इसका मतलब कोई इंटरेस्ट रुचि वाला मामला ही नहीं है, ये तो अनबाइस्ड वाला मामला है। अगर अनबाइस्ड वाला मामला है तो यहाँ अनइंटरेस्टेड आएगा क्या? अनइंटरेस्टेड आएगा क्या? नहीं सर, कौन आएगा? अन नहीं, डिसइंटरेस्टेड आएगा। समझ गए बात को? लिख लीजिए। काफी कुछ अपन इस क्लास में पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें वही बच्चा सरवाइव कर पाएगा जो पढ़ेगा इंग्लिश को घर जाके, जितना पढ़ा दिया। नहीं तो ऐसे आंतड़ियां खड़ी हो जाएंगी, ये क्या हो क्या रहा है। एक वर्ड होता है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब भी क्या होता है? हैविंग नो इंटरेस्ट। एलन मस्क ने आज ही के न्यूज़पेपर में कहा था, आई एम रिलक्टेंट मिस्टर ट्रम्प विद मिस्टर ट्रम्प। मुझे अब कोई ज़्यादा रुचि मिस्टर ट्रम्प में नहीं रही थी। बच्चों हो गया क्या? चलिए, आप समझिएगा बात को आगे। सवाल आपके सामने है, आंसर आपका क्या होगा बताइए। आफ्टर स्विमिंग फॉर सेवरल आवर्स द एथलीट्स oral condition worsened when she realized it was becoming harder to hear। बताइए क्या आएगा? अरे नालायको, पागल हो गया क्या तुम? दिमाग विमाग सही है तुम्हारा? द एथलीट्स oral condition सब्जेक्ट है ना। द एथलीट्स oral condition, रोशन तो वर्ब है ना, रोस्ट की। अरे, खिसक गया है तुम्हारा। बताइए। मतलब हमने जो नहीं देखा वो सही नहीं होगा, हम अमेरिका नहीं गए, साला अमेरिका ही नहीं है दुनिया में। मेरी बात को सुनना समझना।
एक तुम बचपन का तुम्हें याद होगा स्कूल में मास्टर जी तुम्हारा ओरल लेते थे। एक होता है AURAL और एक होता है ORAL। फर्क है ना दोनों में, स्पेलिंग दोनों की अलग अलग है ना। ओरल जो होता है और ओरल जो होता है, इन दोनों में फर्क है। इसका मतलब जो होता है वो होता है रिलेटेड टू ईयर्स। किससे रिलेशन होता है इसका? कानों से संबंध होता है इसका। समझ गए ना मेरी बात को? और ओरल का मतलब होता है स्पोकन से रिलेटेड, बोलने से। समझ गए मेरी बात को? ओरल का मतलब बोलना, और ओरल का मतलब रिलेटेड टू ईयर्स। जब आप टीचिंग की प्रिपरेशन करोगे, बीएड वीएड करोगे, तो वहाँ ओरल ओरल अप्रोच आपको देखने को मिलेगी। मैंने तो नहीं करी है, लेकिन मैंने मेथड जरूर पढ़े। बीएड तुम नहीं कर ली है ना? तो वहाँ ओरल ओरल अप्रोच होती है एक। क्या होती है? ओरल ओरल, यानी बोलने से और सुनने से। लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है कि फेशियल एक्सप्रेशन, आपका बोलने का टोन, और आप जो बोल रहे हो आगे जो ऑडियंस बैठी है उसके कानों को भी वो बात क्या लगनी चाहिए? अच्छी लगनी चाहिए। इसका मतलब आप क्या हो फिर? परफेक्ट वक्ता हो, परफेक्ट आप बोल रहे हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आपका वर्ड्स का तालमेल आपके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ नहीं बैठ रहा है, और सुनने वाला आपसे क्या हो रहा है? बोर हो रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, उसे ये होना चाहिए कि आगे क्या बोलेगा। इसका मतलब आप फिर क्या है? अच्छी लैंग्वेज पे आपकी पकड़ होती है ना? तो यहाँ मुझे एक बात बताओ, जो आपकी स्विमर है, वो लड़की जो तैर रही है, अब उसकी हालत खराब हो गई है उसके कानों की, वो उसे कुछ भी सुनाई। इसका मतलब आपका एयर से रिलेशन है ना यहाँ तो। वॉज बिकमिंग हार्डर टू हियर, सुनने से रिलेटेड है। अगर सुनने से रिलेटेड है तो ओरल नहीं, कौन आएगा? किधर है रे? ये रहा। ओरल नहीं, कौन आएगा? ओरल। लिख लीजिए। ठीक है, छोड़ने आ चलना इतना। थोड़ा जल्दी आया करो। हो गया बच्चों? देखो, जो भी नए बच्चे इस क्लास में हैं, इससे पहले की 20-22 क्लास हो गई हैं, और जितनी भी क्लासेज होंगी उनमें हमेशा आगे वाली क्लास में पीछे वाली क्लास का रोल होगा। अब आप कैसे उसको यूट्यूब से देख लेना, उसमें सारी की सारी क्लासेस डाली गई हैं। इंग्लिश प्रो के नाम से वहाँ जो है वो प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, और उसके ऊपर सारे पीछे की वीडियोज आपको मिल जाएंगे। वो देखोगे तभी आगे चल क्या रहा है पता चलेगा, है ना? नहीं तो ऐसे पता नहीं क्या हो क्या रहा है, जादू टोना कर रहे हैं सर। देखो, द टीचर गेव अस अ वर्बल टेस्ट इंस्टेड ऑफ द रिटन वन। ये वैसा सा ही कुछ है भाई। जो हमने अभी सेंटेंस लिखा था ना, कौन सा? ओरल वाला ना। तो ओरल के बाद में वर्बल भी आप बोल सकते हो, जो बोल करके किया जाता है ना। तो इसको कोई लिखने की कोई खास ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसको देखो, shipments ऑफ कॉटन rose to 80 100 है ना,
बेल्स फ्रॉम 261 700 बेल्स। बोली क्या दिक्कत है? बोलो बच्चों। हम्म? क्या आएगा? बताइए आंसर चिंकी। बेल्स। बेल। बल। बेल क्या होता है? वो जो गाड़ी खींचता है, हल जोतते हो जिससे। बच्चों एक तो होता है BAIL। एक जो सबसे आसान है, बिल्ली मौसी के गले में घंटी, कौन बांधेगा? BLL। और एक होता है बल्ले बल्ले। तीन तरीके का हो गया। समझ गए मेरी बात को? ये तो मैं सबको मालूम है, रिंगिंग डिवाइस है। रिंगिंग डिवाइस जो बजती है ना, बिल्ली मौसी के गले में जो अपन बचपन में घंटी बांधते थे, बेल। जो स्कूल में घंटा, 1 घंटे बाद में खुशी मिलती थी ना, मैथ वाला मास्टर चला गया, वो वाला, है ना। दूसरा ये होता है आपका सिक्योरिटी, है ना, या फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल यानी किसी को छुड़ा के लाते हो ना, जमानत हिंदी में, है ना, उसे क्या बोलते हैं? बेल। और एक होता है बल्ले बल्ले। इसका मतलब होता है, आप कैसे इसको प्रोनाउंस करोगे, मतलब, हाँ इसको भी आप बंडल बोल सकते हो। दूसरा वर्ड क्या है? बंडल इज नॉट ए हिंदी वर्ड, इट्स इंग्लिश वर्ड। बंडल को हिंदी वर्ड नहीं होता है, समझ गए ना मेरी बात को? तो यहाँ कौन आ जाएगा? बंडल है। अब आपको ऊपर देखना है, शिपमेंट्स ऑफ कॉटन। जो कॉटन है, कॉटन इज ए मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन के लिए तुम क्या कोई फाइनेंशियल हेल्प करोगे या कोई घंटी बजाओगे? नहीं सर, मटेरियल नाउन का तो क्या होता है? बंडल होता है। अगर बंडल होता है तो यहाँ हमने जो पहले वाला बेल्स यूज किया, बोले सर ये गलत है, क्योंकि इसका मतलब तो क्या होता है? सिक्योरिटी अमाउंट होता है। तो आपको यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा? BALES। आगे भी तो देखो क्या यूज हुआ है, BALES। लिख लीजिए। हो गया बच्चों? लिख लिया? चलिए नेक्स्ट सवाल। एज एन एक्टर, द सन कुड नॉट मैच द सक्सेस ऑफ हिज फादर एज ही हैड ए पिटीफुल लैक ऑफ टैलेंट। बोली क्या दिक्कत हो सकती है इसमें? देखो बच्चों, दो शब्द होते हैं। एक तो होता है पिटीफुल, और दूसरा होता है पिटिएबल। दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। पिटीफुल भी और पिटिएबल भी। फिर फर्क क्या है सर दोनों में? आपको मतलब पीटी, पीटी का मतलब क्या होता है? मेरिसी। मेरिसी का मतलब दया।
है ना, नो mercy जिसको बोलते हैं ना, कोई दया नहीं है, वो मतलब होता है पिटी का। समझ गया मेरी बात को? उसी से बने हैं ये दोनों एडजेक्टिव। अब सुनना, पिटीफुल जो होता है वो अनफॉर्चुनेट होता है। अनफॉर्चुनेट का मतलब जो अभी अहमदाबाद का प्लेन हादसा हुआ है, ऐसी चीज जो दुश्मन के साथ भी नहीं होनी चाहिए, उससे क्या कहते हैं अपन? अनफॉर्चुनेट कहते हैं, दुर्भाग्य, दुर्भाग्यशाली कहते हैं उसे, अनफॉर्चुनेट पर्सन, है ना। और भाग्य के साथ अगर खिलवाड़ हो जाए, अगर भाग्य ही दुर्भाग्य हो जाए, तो उससे कोई बड़ी बात, खराब बात नहीं होती है ना। जीना मरना तो अलग बात है, आया है पैदा हुआ वो तो मरेगा, लेकिन इस तरीके की अनफॉर्चुनेट डेथ इंसान को क्या कर देती है? पागल कर देती है। जो चाहने वाला है वो तो चला जाता है, पीछे जो परिवार रह जाता है उसे काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हम कई बार घर से निकलते हैं, बाइक को भगाते हैं, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, बाल वाल उड़ रहे हैं, है ना, एकदम हमें ऐसा लग रहा है कि हमें दुनिया देख करके ऐसे कह रही है कि वाह क्या बाइक चलाता है। लेकिन अगर वो किसी दिन भाग्य ने अगर आपका साथ नहीं दिया, तो उस समय कुछ भी पॉसिबल हो जाता है ना। ऐसी चीज़ें कुछ भी हमसे करवा सकती हैं, कुछ भी हमारे साथ अनहोनी हो सकती है ना। तो आज का शुभ समाचार, शुभ विचार, अगर तुम कोई भी साधन चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो उसको आराम आराम से धीरे धीरे से चलाएं। समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है ना बेटा, भगाना नहीं है। चलो, ये जो आपका पिटीफुल है ये अनफॉर्चुनेट होता है, और पिटीएबल क्या होता है? पिटीएबल क्या होता है? लैक ऑफ टैलेंट, लैक ऑफ टैलेंट, यानी उसे मिल गया बस विरासत में, कोई टैलेंट उसमें नहीं है, तो उसे देख करके दुख होता है, मुझे खेद होता है। जैसे एग्जाम्पल लाइक अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन, अब जितना फादर ने कमाया या जितना फादर ने नाम कमाया उतना बेटा नहीं कमाया, तो ये क्या है? ये अनफॉर्चुनेट है? नहीं है, ये आपका पीटीएबल है, ये लैक ऑफ टैलेंट है। उसके लिए अगर तुम्हें सॉरी फील हो रहा है, खेद है तुम्हें, तब क्या यूज करोगे आप? पीटीएबल यूज करोगे। समझ गए मेरी बात को? तो ये जो सवाल है आपका, एज एन एक्टर द सन कुड नॉट मैच, एज एन एक्टर जो बेटा जो था वो मैच नहीं कर पाया सक्सेस ऑफ हिज फादर, अपने पिता की सक्सेस को। ही हैड ए पिटीफुल, नहीं आएगा, क्या आएगा? पिटीएबल। समझ गए मेरी बात को? लैक ऑफ टैलेंट। तो बच्चों ये थे आज के अपने समाचार, बाकी की क्लास कल पढ़ेंगे। मैं आपको ये 200 के 250 के करीबन आपको याद करवा दूंगा, बीच बीच में करेंगे अपन, ऐसा नहीं बोर कर दूंगा मैं तुम्हें लगातार ही। अगर मैं इसे 15 दिन पढ़ाऊंगा तुम्हारा दिमाग संतुलन से बाहर हो जाएगा, है ना। बीच बीच में क्लास में तुम्हें डोज देता रहूंगा। आगे वाला वर्ड ही डोज है, एक होता है DOSE और एक होता है DOZD और एक होता है DOAZD। बच्चों चलिए, थैंक यू सो मच।